Good morning, friends. Welcome you all to SS खंडेलवाल मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश क्लासेस। काफ़ी दिनों से हमारे टेंसेस के बारे में आपकी प्रिपरेशन चल रही है, तो आज इसी सीरीज में हम आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस करवाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसमें क्या होता है कि जो कार्य भविष्य में खत्म हो चुका होगा फ्यूचर है ना, तो इसलिए जो कार्य भविष्य में खत्म हो चुका होगा वो किसमें आएगा? फ्यूचर परफेक्ट में। जैसे उसने खाना खा लिया होगा या वो खाना खा चुका होगा। अब पहचान क्या है इसकी? चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, या लिया होंगे, ली होगी आदि। इसका मतलब एक आध और भी हो सकता है। ठीक है, तो ये यही दोनों तरह से मैंने बता दिया कि एक ही वाक्य को उसने खाना खा लिया होगा या वो खाना खा चुका होगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट में आएगा। ये पहचान होगी इसकी। और इसके बाद इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव में से एक, और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अभी तक हमने देखा है भाई फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल लगे, फ्यूचर कंटिन्यूस में विल और शैल के साथ हमने बी ऐड कर दिया, और इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट के अंदर विल हैव और शैल हैव, यानी विल और शैल के साथ क्या ऐड कर दिया? हैव ऐड कर दिया। तो ये चीज है, इसमें ये ध्यान रखना है। और प्लस परफेक्ट तीनों के तीनों हैं, उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है, ये ध्यान रखना है। और प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें सेंटेंस क्या बनेगा? He will have completed his work. वो अपना काम खत्म कर चुका होगा या उसने अपना काम खत्म कर लिया होगा। अब इसके बाद नेगेटिव जो सेंटेंसेस होंगे उनमें क्या होगा? नेगेटिव होगा सब्जेक्ट प्लस विल ओब्लिक शैल, और इसके साथ नोट लगेगा, यानी हैव से पहले नोट लगेगा। ये ध्यान रखना है। ये विल हैव कोई इकट्ठा नहीं है कि इसके साथ बाद में नोट लगेगा, बाद में नहीं लगेगा। विल और शैल के बाद नोट, और फिर हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस में ऑब्जेक्ट। ये रहेगा नेगेटिव में। उसने अपना काम पूरा नहीं किया होगा। ही विल नॉट हैव, यहां विल के बाद नोट आएगा। ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। और इसके बाद जो इंटेरोगेटिव है उसके अंदर क्या होगा? सभी में तकरीबन सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं आज तक के जितने भी टेंस कराए हैं कि भाई उस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो सब्जेक्ट से पहले ले आओ और इंटरोगेटिव हो जाएगा। क्या बनेगा? अब स्ट्रक्चर देखो, पहले विल और शैल पहले लगेंगे, इनमें से एक, और प्लस सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस में ऑब्जेक्ट। विल ही हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया होगा। कंप्लीट होता है पूरा करना। इंटरोगेटिव और नेगेटिव होंगे तो क्या होगा? अब विल और शैल पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, यानी जो नेगेटिव वाला था ना उसमें से विल और शैल को पहले ले लो। बस ये ध्यान रखना आगे से। एक चीज आपको पता लगी कि भाई नेगेटिव ये होता है, तो उसमें से जो उसका हेल्पिंग वर्ब है वो पहले ले लो। यानी विल और शैल पहले लगेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस में नोट, और फिर प्लस में हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस से ऑब्जेक्ट। अब ये बन जाएगा विल ही नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, क्या उसने अपना काम पूरा नहीं कर लिया होगा, या क्या वह अपना काम पूरा नहीं कर चुका होगा। वैसे तो ये ऑर्डिनरी फॉर्म है, क्योंकि जब तक समय नहीं आता तब तक वाक्य का कोई सही मीनिंग भी नहीं निकलता। एक ये है कि भाई ये इस तरीके से इसमें ऑर्डिनरी फॉर्म में इस तरीके से होता है। बाकी तो इसमें सारे टाइम आएंगे, टाइम के साथ ही जो है ना वो चीजें जुड़ेंगी, और उससे ही हमारा सेंटेंस बनेगा, और ऐसे ही सेंटेंसेस एग्जाम में आएंगे। अब देखिए इसके जो खास जो है ना यूज कहाँ है। यूजेज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यहां से आपने समझना है ये पूरे का पूरा। बहुत ध्यान से देखना, एग्जाम में जो आते हैं वो इन्हीं में से सेंटेंसेस में से आएंगे। अब क्या है वाक्य? देखिए क्या है ये पहला रूल। ऐसे कार्य के लिए जो एक निश्चित समय तक पूरा हो गया होगा। एक निश्चित समय तक, ये ध्यान रखना, एक निश्चित समय तक। और भाई पूरा हो गया, पूरा हो चुका होगा।
अब इसमें क्या क्या आएंगे पहचान के लिए हमारे पास, इंग्लिश में आएगा सेंटेंस तो, और उसमें क्या क्या आएंगे, बाई देन, बाई जून, बाई द एंड ऑफ दिस वीक, बाई संडे, बाई नेक्स्ट मंथ है, बाई 2010, कोई ईयर भी आ सकता है ना, आगे का ईयर आ सकता है 2024 का, ठीक है, बाई द एंड ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर, बाई द एंड ऑफ दिस क्वार्टर मेरा सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, जैसे दिसंबर में ये क्वार्टर एंड हो रहा है, इस तरीके से ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। ये पहचान के लिए आगे। और एक ध्यान रखना है, तक के लिए का क्या मीनिंग क्या होता है, तक के लिए हम क्या लगाते हैं इंग्लिश में बाई, और पहले के लिए क्या लगाते हैं बिफोर, ये भी ध्यान रखना है, पहले के लिए बिफोर लगाते हैं। अब सेंटेंस लेते हैं सीधे, मैं रविवार तक इस काम को खत्म कर चुका हूंगा, मैंने हिंदी ली है ताकि आपको आसानी से ये चीजें समझ आ जाए कि जो वाक्य हम लिख रहे हैं वो उसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है। मैं रविवार तक इस काम को खत्म कर चुका हूंगा, आई शैल हैव लगेगा, फिर उसके बाद बताया था, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म, और ये फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ये बाई संडे, इस तरीके से ये वाक्य बना है, आई शैल हैव फिनिश दिस वर्क बाई संडे। और नेक्स्ट है, अब कुछ ये सीधे इंग्लिश में ही ले रहे हैं, ये आ गया कि आई विल हैव अचीव्ड माई टारगेट ऑफ सेल्स बाई द एंड ऑफ दिस क्वार्टर। यानी कई कंपनी होती हैं जिनमें कुछ टारगेट दिए जाते हैं कि भाई आपको इस टाइम तक ये काम करना है, तो वो उसके बारे में ही बताया है कि मैं इस क्वार्टर के एंड तक अपना जो सेल्स का मुझे टारगेट दिया हुआ है या सेल्स के टारगेट को पूरा कर लूंगा। आई विल हैव अचीव कर चुका हूंगा, पूरा कर लूंगा, पूरा कर लूंगा नहीं, पूरा कर चुका हूंगा या अचीव कर चुका हूंगा, पूरा कर लूंगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट आता है इस तरीके से। तो आई विल हैव अचीव्ड माय टारगेट ऑफ सेल्स बाय द एंड ऑफ दिस क्वार्टर, इस क्वार्टर के एंड तक मैं अपना टारगेट अचीव कर चुका हूंगा या कर लिया होगा मैंने टारगेट। वी शैल हैव रीच्ड स्कूल बिफोर 8 o'clock, 8 बजे जैसे जाना होता स्कूल, हम 8 बजे से पहले स्कूल पहुंच चुके होंगे। और इसके बाद आई शैल हैव रिटर्न योर मनी बाय नेक्स्ट संडे, मैं अगले संडे तक आपका पैसा वापस कर चुका हूंगा। अब ये तो एक आगे के भी एक निश्चित समय तक काम पूरा होने के बारे में बात कही गई हो, तो तब हम उसका कैसे यूज करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर परफेक्ट में ये लगभग आता है। तो यहां क्या है, भविष्य में 2 कार्य हों, एक कार्य पहले समाप्त हो चुका और दूसरा कार्य बाद में हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, कैसे सेंटेंस बनाएंगे। जो कार्य पहले होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट में लेंगे और जो कार्य बाद में होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेंगे। ये ध्यान रखना है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बराबर रूप से काम कर रहा है हमारा, फ्यूचर के इंडेफिनिट में भी आया था ये, फ्यूचर के कंटिन्यूस में भी आया था ये, और अब फ्यूचर के परफेक्ट में भी आ रहा है ये हमारे। फ्यूचर के परफेक्ट में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रवेश कर रहा है यानी आ रहा है, इसका ध्यान रखना है कैसे इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, 2 कार्य, जो कार्य पहले होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में और जो कार्य बाद में होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब इसके अंदर ये एक फॉर्म भी बना दिया मैंने, इसका स्ट्रक्चर था फ्यूचर परफेक्ट टेंस और प्लस में बिफोर और व्हेन ये आएंगे बीच में, और फिर प्लस में क्या आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये ध्यान रखना, बिफोर और व्हेन के साथ जो आता है इसके बाद समझो जो आता है, यानी जो क्लास इससे बिफोर और व्हेन से शुरू होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगी और दूसरा किसमें आएगा फ्यूचर परफेक्ट में। ये बिल्कुल लिखा भी हुआ है और इसको इस तरीके से हम देख भी सकते हैं। अब देखिए हिंदी के वाक्य लिए हैं ताकि फिर चीजें हमें आसानी से समझ आ जाए। सूर्य ढलने से पहले पक्षी अपने घोंसलों में वापस आ चुके होंगे। सूर्य ढलने से पहले, अब ये काम क्या हुआ है, पक्षी अपने घोंसलों में वापस आ चुके होंगे, यानी पक्षियों के घोंसलों में आने का जो काम है वो पहले हुआ है और ये सूरज उसके बाद डरा है। तो जो पहले जैसे हुआ है काम वो किसमें आएगा फ्यूचर परफेक्ट में। द बर्ड्स विल हैव रिटर्न टू देयर नेस्ट, द बर्ड्स विल हैव रिटर्न टू देयर नेस्ट बिफोर द सन सेट्स। अब ये देखिए ये फ्यूचर परफेक्ट में पहले वाला और बाद वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य में बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि भी जो क्या होता है इंडेफिनिट में, अगर वो सिंगुलर है तो फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस लगता है। सनसेट्स, सूर्य ढलेगा, सूर्य के ढलने से पहले, बिफोर द सन सेट्स।
अब इसके बाद क्या है, जब मैं उसके घर पहुंचूंगा वह भोजन कर चुका होगा। जब मैं उसके घर पहुंचूंगा वह भोजन कर चुका होगा, यानी जो घर तो बाद में पहुंचूंगा, उससे पहले क्या काम हो चुका होगा, वो भोजन कर चुका होगा। ही विल हैव टेकन फूड व्हेन आई रीच हिज हाउस। जब मैं उसके घर पहुंचूंगा, उसके पहुंचने से पहले नहीं है तो फिर बिफोर लगा देते हैं, बिफोर आई रीच हिज हाउस। तो यहां क्या होगा, जब मैं उसके घर पहुंचूंगा वह भोजन कर चुका होगा, क्योंकि ये तो हिंदी में बता रहे हैं, अदरवाइज तो पेपर में तो इंग्लिश में ही आएगा। तो क्या होगा, ये हो जाएगा ही विल हैव टेकन फूड, वो भोजन कर चुका होगा, खाना ले चुका होगा, व्हेन आई रीच हिज हाउस, जब मैं उसके घर पहुंचूंगा या जब मैं उसके घर पहुंचूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहले काम फ्यूचर परफेक्ट। अब क्या है, व्हेन यू अराइव द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। अब इंग्लिश में ये सीधे हिंदी बता देता हूं वैसे, व्हेन यू अराइव द स्टेशन, जब आप स्टेशन पहुंचोगे, यानी जैसे उसकी स्पीड लग रही है मुझे, और मुझे पता है कि अभी आगे स्टेशन इतनी दूर है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि भाई जब आप स्टेशन पर पहुंचोगे गाड़ी जा चुकी होगी। तो मतलब स्टेशन वो बाद में ही पहुंचेगा और गाड़ी जा चुकी होगी, ये फ्यूचर परफेक्ट में, और जो स्टेशन पहुंचेगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये ध्यान रखना है, व्हेन यू अराइव द स्टेशन, जब आप स्टेशन पहुंचोगे तो द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। अब अगला क्या वाक्य है, आई विल हैव टेकन बाथ बिफोर द स्कूल बस अराइव्स, यानी स्कूल बस के पहुंचने से पहले मैं स्नान कर चुका हूंगा। ये पहुंचने से पहले, यानी स्कूल बस बाद में पहुंचेगी और मैं स्नान पहले कर चुका हूंगा। तो इसमें क्या होगा, ये जो स्नान कर चुका हूंगा ये फ्यूचर परफेक्ट में, आई विल हैव टेकन बाथ बिफोर द स्कूल बस। और ये देखो स्कूल बस, वही चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, स्कूल बस सिंगुलर है, तो अराइव के एस लगाना है, ठीक है। आई विल हैव टेकन बाथ बिफोर द स्कूल बस अराइव्स। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, ये एक बहुत ही बड़ी जो है ना स्ट्रक्चर है, बाय द टाइम की भी ये ध्यान रखना है, बाय द टाइम का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बाय द टाइम के बाद क्या लगेगा, प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा और प्लस फ्यूचर परफेक्ट लगेगा। ये थोड़ा स्ट्रक्चर बना है, ये आपके पास देख भी लेंगे इसको, और बाद में चलो स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। तो बाय द टाइम प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा प्लस फ्यूचर परफेक्ट। अब इसमें क्या लिखा है, ये वाक्य क्या लिखा है, बाय द टाइम यू रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। बाय द टाइम यू रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, यानी उस समय तक जब आप स्टेशन पहुंचेंगे गाड़ी जा चुकी होगी। ये बाय द टाइम की भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको आपने ध्यान से समझना है। और अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अंतर देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो दो वाक्य हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इसमें कैसे वाक्य आए हैं और किस तरीके से ये बना है। यहां क्या है, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन, अगर इतना दिया हुआ है और आगे कहीं ब्लैंक वगैरह दिया हुआ है तो उसमें हम क्या ध्यान रखेंगे, चाहे वो 10th क्लास की बात हो, चाहे 12th की बात हो, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो, उसमें क्या ध्यान देंगे, देखो बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, वही आई कि जब मैं स्टेशन पहुंचूंगा गाड़ी जा चुकी होगी। अब उस समय तक जब मैं स्टेशन पहुंचूंगा गाड़ी जा चुकी होगी, ऐसे भी ले सकते हो, उस समय तक या उस समय जब मैं स्टेशन पहुंचूंगा गाड़ी जा चुकी होगी, तो गाड़ी जा चुकी होगी ये पहले हुआ कार्य और स्टेशन पे पहुंचने का कार्य बाद में हुआ है। तो ये यहां क्या आया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आया, और ये क्या आया, फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि ये जो पहुंचने का कार्य है ये बाद में हुआ है और ये जो गाड़ी के चलने का या जाने का काम है वो पहले हुआ है। तो ये इस तरीके से हो तो फिर एक प्रेजेंट परफेक्ट में है और एक फ्यूचर परफेक्ट में। अब नेक्स्ट वाक्य है बिल्कुल इसी जैसा, और क्या डिफरेंस हो गया ये देखिए, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन, यहां रीच था, यहां रीच ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। इसके साथ फिर क्या आएगा ये ध्यान रखना है, द ट्रेन हैड लेफ्ट, उस समय जब मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर दोनों ध्यान रखने हैं कि अभी ऐसे जो है ना पास्ट इंडेफिनिट आया है तो दूसरा यहां इसके साथ क्या बनेगा, ये पास्ट परफेक्ट का बनेगा। उस समय जब मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी, और उस समय जब मैं गाड़ी स्टेशन पहुंचूंगा तो गाड़ी जा चुकी होगी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ आया तो फ्यूचर परफेक्ट, और पास्ट इंडेफिनिट के साथ आया तो पास्ट परफेक्ट। ये पहले भी पास्ट में भी करवा दिया था,
और अब फिर इनका दोनों का डिफरेंस, क्योंकि ये कवर कर रहे हैं अब, तो इस तरीके से आपको ये समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, ये उम्मीद है कि ये पूरे का पूरा आपको समझ आ गया होगा। और अब मैं अभी रिसेंटली जो ग्रुप डी हरियाणा में एग्जाम हुए थे उनके मैं एक एग्जांपल आपको लेके बताता हूं। और इससे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, ये आपने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। बहुत ही अच्छे ढंग से ये तैयारी करवाई गई है। और ये ना समझो कि भी ये चीजें इतनी एडवांस में हो रही है, ये एडवांस में नहीं हो रही, इतनी इन चीजों की जरूरत है। अगर इतनी चीजें हम नहीं करेंगे तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो वो फिर हम उनको सही ढंग से उनका जवाब नहीं दे पाएंगे, उनको सोल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, ग्रुप डी का मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको हरियाणा का। ये अभी पेपर है मेरे पास, ये है जी 22 तारीख का है, 22 अक्टूबर का, और मॉर्निंग सेशन का ये पेपर है। अब इसमें क्या क्वेश्चन आया था, रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड ओब्लिक फ्रेज विद एन अल्टरनेटिव टू मेक ए ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। यानी उसकी जगह आपने दूसरा रखना है जिससे ये सेंटेंस ग्रामर की दृष्टि से पूरा सही हो जाए। अब यहां क्या है, द लेडर विल बी कोलैप्स, ये विल बी कोलैप्स ये अंडरलाइन किया हुआ है, और इफ यू पुश द वॉल विद बोथ द हैंड्स। अब इसमें क्या है, ये अगर सेंटेंस इसको हम समझें, क्या है ये, द लेडर विल बी कोलैप्स इफ यू पुश द वॉल विद बोथ द हैंड्स। इसका ये कंडीशनल सेंटेंस है फ्यूचर का, और इसका मतलब ये है कि यहां जैसे सीढ़ी लगी हुई है और मैं इस दीवार को ऐसे दोनों हाथों से प्रेस करूं तो क्या होगा, ये सीढ़ी इधर कोलैप्स कर जाएगी। इसका ये मतलब है कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। इफ यू पुश द वॉल विद बोथ द हैंड्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और ये द लेटर विल बी कोलैप्स ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है। अब अभी 2 दिन पहले ही हमने बताया था ये वाक्य। तो विल बी कोलैप्स, बी के साथ ऐसे पहली फॉर्म का आने का कोई तुक नहीं है, ये बी इसमें फालतू दिया हुआ है। और इसके अंदर 4 ऑप्शन कौन कौन सी है, विल हैव कोलैप्स्ड, और विल हैव बीन कोलैप्सिंग, और इसके बाद नो चेंज, और विल कोलैप्स, और आजकल एक दूसरी एक ऑप्शन और आई हुई है, नोट अटेम्प्टेड, कि ये मैंने हल नहीं किया। अगर ये नोट अटेम्प्टेड या चारों में से कुछ भी नहीं दिया तो उसके सीधे 0.95 मार्क्स इसके डिडक्ट हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, अगर ये नहीं लिखेगा तो। अब देखो इस लड़के ने तो ये दूसरा टिक कर दिया, विल हैव बीन कोलैप्सिंग, क्योंकि जब तक उसका नॉलेज नहीं होगा, तुक्का मारेंगे तो तुक्के में प्रोबेबिलिटी ठीक होने की तो भाई 10% ही होती है, या भगवान के उसमें लक की उसकी बात होती है, नहीं तो फिर वो गलती होगा। तो जिस बच्चे ने ये समझ रखा है तो उसके ये सीधा है कि एक फ्यूचर इंडेफिनिट का है, दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो द लेटर विल बी कोलैप्स, बी हट जाएगा, विल कोलैप्स, ये फोर्थ जो है इसका ऑप्शन सही होगा। तो ऐसे ही आप तैयारी करते रहिए और चीजों को छोड़ना मत, छोड़ोगे तो देखो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये ग्रुप डी का एग्जाम है और इसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बाकी एग्जाम तो इससे ऊपर ही ऊपर होते हैं। तो इसलिए पूरी तैयारी करें, किसी चीज को छोड़े ना, और पूरा चीजों को समझते हुए आगे बढ़िए, और पूरा आपकी प्रोग्रेस होगी। और चैनल के साथ जुड़े रहिए, और इसको लाइक करें वीडियो को, और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक ये बात जो है ना शेयर करके पहुंचाएं, ताकि हर किसी को इसका फायदा हो। थैंक यू वेरी मच।